नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे गोस थ्योरम के एक सिंपल वेरिफिकेशन के बारे में। इससे पहले हमने गोस थ्योरम का प्रूफ पढ़ा था कि किस तरह से हम उसको डेराइव करते हैं, किस तरह से उसका जो फॉर्मूला है हम वो निकालते हैं। तो आज हम एक सिंपल वेरिफिकेशन देखेंगे। तो चलिए इसको समझते हैं, इसको वेरीफाई करेंगे। तो जो गोस थ्योरम है उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, ये फॉर्मूला पढ़ा था कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ds cos थीटा अवर एक क्लोज्ड जो सरफेस होता है, अगर उसका इंटीग्रल हम लेते हैं तो वो क्यू बाय एप्सिलॉन ओ के बराबर होता है। यानी कि जो चार्ज इनसाइड जो क्लोज सरफेस होता है और डिवाइड में एप्सिलॉन ओ, या कहें कि चार्ज इनटू 1 बाय एप्सिलॉन ओ टाइम ये होता है। तो ये क्यू क्या है, जो चार्ज इनसाइड होता है किसी भी क्लोज सरफेस पे। तो हमने क्या लिया था, एक स्फीयर लिया था इस तरह से, और उसके सेंटर में हमने एक चार्ज मान लिया था प्लस क्यू। तो उसके कारण से हमने ये फॉर्मूला निकाला था, एक सिंपल सी जो हमने डेरिवेशन की थी पिछले लेक्चर में। लेकिन अगर क्या हो, इसको हम वेरीफाई करना चाहते हैं। तो ये कहता है कि अगर चार्ज बीच में होगा या कहीं पर भी इसके क्लोज सरफेस में होगा तो उसके कारण से इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। अगर हम कहें कि अगर कोई भी सरफेस ले ले और उसके बीच में हम चार्ज रखें ही ना, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा क्या होना चाहिए, तो हमारा जीरो होना चाहिए। क्योंकि हम किसी चार्ज को अगर प्लेस ही नहीं करेंगे बीच में तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके कारण से होगा। तो इसीलिए हम इस वेरिफिकेशन के अंदर चार्ज को लेंगे ही नहीं किसी क्लोज्ड सरफेस के अंदर। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था जो पहले फॉर्मूला था, जो कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ओवर द क्लोज्ड सरफेस एस इन वैक्यूम, वो होता है 1 बाय एप्सिलॉन ओ टाइम्स द टोटल चार्ज कंटेन्ड इनसाइड एस। यानी कि जो क्यू हमने लिया था टोटल चार्ज जो उसके अंदर था, उसके कारण से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, तो ये था। लेकिन अगर हम क्या करें, इसको अगर हमें जीरो करना है तो क्या करना होगा, कोई भी चार्ज प्रेजेंट ना हो क्लोज सरफेस के अंदर। तो ये फॉर्मूला हमारा जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो जीरो होना चाहिए। सिंपल सी बात है, चार्ज होगा तो कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, अगर चार्ज नहीं होगा बीच में तो कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स होना ही नहीं चाहिए, वो जीरो होना चाहिए। क्योंकि हम सिर्फ इनसाइड चार्जेस की बात करते हैं, इनसाइड में कोई चार्ज ही नहीं है, तो फाई ई हमारा जीरो होना चाहिए। इसी चीज को हम समझेंगे, इसी चीज को हम प्रूव करेंगे। तो चलिए हम एक सिलेंड्रिकल सरफेस ले लेते हैं। इस सिलेंड्रिकल सरफेस का एक एक्सिस ले लेते हैं, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अब हम वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं। तो ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रही है अलोंग द एक्सिस है। तो यहाँ पर हमने ले ली इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये जो है इस तरफ जो है मूव कर रही है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल है, यानी कि ये हमारी कांस्टेंट रहेगी हर जगह, एक्सटर्नली हमने ये अप्लाई की है। अब यहाँ पर ये जो हमारा सरफेस है इसको हम मान लेते हैं कि ये S1 है, ये जो सर्कुलर है हमारा। इसी तरह से ये जो सर्कुलर है, या कहें कि राइट हैंड वाला जो ये सर्कल है, इसको हम मान लेते हैं S2। और इसी तरह से ये जो पूरा अब ये जो कर्व्ड सरफेस बचा सिलेंडर का, इसको हम मान लेते हैं कि ये S3 है। तो इसको हमने 3 सरफेसेस में डिवाइड कर लिया, S1 सर्कुलर, S2 भी ये सर्कुलर टाइप में, और ये कर्व्ड सरफेस है जो इन दोनों को जोड़ रहा है S3। अब यहाँ पर देखें, अगर इस एरिया का हम वेक्टर देखें, या कहें कि इस एरिया की डायरेक्शन देखें वेक्टर के थ्रू, तो वो किस तरफ होगी, वो हमारी आउटवर्ड होगी, नॉर्मल आउटवर्ड। तो हम इसको लिख देते हैं कि ये जो है नॉर्मली आउटवर्ड है, जो कि डायरेक्शन दिखा रहा है n कैप वेक्टर, तो आउटवर्ड होती है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह से अगर इसकी देखें तो वो नॉर्मली आउटवर्ड इस तरफ होगी, जो कि डायरेक्शन है, अगर इस स्मॉल एरिया एलिमेंट की बात करें या इस एरिया की बात करें तो n कैप यानी कि ये इस तरफ होगी। और अगर हम इसकी बात करें, ये जो कर्व्ड है, तो कोई भी इसका आप ले ले, अगर मिडल से देखें तो कहां पर होगी, तो वो आउटवर्ड की तरफ होगी। तो यहां पर भी हमने दिखा दी कि ये जो डायरेक्शन है आउटवर्ड है, जो एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है। तो इस तरह से हमने जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन दिखा दी जो कि नॉर्मली आउटवर्ड होगी। तो ये हमने तीनों की दिखा दी। और यहाँ पर हम जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसको मान लेते हैं φ1 इसके लिए, और इसके लिए मान लेते हैं φ2, और इसके लिए मान लेते हैं φ3 है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अब यहाँ पर देखिए जो φ1 है वो हमारा क्या आएगा। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, हमारे पास E ds cos थीटा, यानी कि यहाँ पर क्या है ES cos थीटा हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब यहाँ पर जो थीटा है वो देख लेते हैं पहले। अब यहाँ पर देखिए ये जो है E इस तरफ है, अंदर की तरफ जा रहा है, लेकिन जो एरिया वेक्टर है ये बाहर की तरफ आ रहा है। अब हमें पता है अगर इन दोनों के बीच में एंगल हम बनाएं तो वो कितने का एंगल बनेगा, एक तरह से 180 डिग्री का एंगल बनेगा।
ये इस तरफ, ये इस तरफ 180 डिग्री का, या कहें कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए जो हमारा इनवर्ड, एक तरह से ये इन जा रहा है, तो इनवर्ड जो फ्लक्स होता है वो नेगेटिव होता है, क्योंकि थीटा जो है 90 से ज्यादा हो जाता है, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा। तो थीटा अगर 90 से ज्यादा होगा तो क्या होगा, कोस थीटा हमारा नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव हो जाएगा तो फाई 1 हमारा क्या आ जाएगा, फाई 1 आ जाएगा अगर हम देखें माइनस ई एस 1, क्योंकि थीटा जो है 90 से ज्यादा है और माइनस में आएगा, तो ई एस 1 फाई 1 हमने निकाल लिया यहाँ से। फाई 2 के लिए फाई 2 हमारा क्या आएगा, अब यहाँ एन वेक्टर और ई की डायरेक्शन देखें सेम है, यानी कि ये इस तरफ है और ये भी इस तरफ है, यानी कि जो थीटा है वो 0 है, तो इसके अंदर थीटा 0। अब कोस 0 क्या होता है, 1 होता है, या कहें कि जो आउटवर्ड फ्लक्स है वो हमारा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ सिंपल से एक आप यहाँ ट्रिक याद रख सकते हैं कि जो इनवर्ड फ्लक्स होगा वो नेगेटिव होगा, सिंपल सी बात, और जो आउटवर्ड होगा वो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर जो फाई 2 है वो आ जाएगा ई एस 2, सिंपल सी बात है, कोई एंगल आपको लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये आपको पता है कि इनवर्ड नेगेटिव है, आउटवर्ड फ्लक्स पॉजिटिव है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर जा रही है वहां पर नेगेटिव फाई 1 मिलेगा, और जो बाहर जा रही है किसी सरफेस से इस तरह से वहां पर पॉजिटिव मिलेगा, आउटवर्ड जो फ्लक्स है। तो चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं कि जो फाई 2 है ये, अब फाई 3 की वैल्यू, अब फाई 3 के अंदर देखिए जो थीटा है, अब ई और जो ये हमारा एन है इसके बीच में जो एंगल है वो कितने का बनेगा, 90 डिग्री का। कोस 90 क्या होता है हमारा 0, तो हमारा जो फाई 3 है वो क्या हो जाएगा, सीधा 0, क्योंकि कोस 90 क्या होता है 0। तो फाई 3 ये आ गया। अब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर लेते हैं, अगर हम फाई ई की बात करें तो वो क्या आ जाएगा, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, इन सारे फ्लक्सेस को जोड़ देंगे। फाई 1 क्या है, माइनस ई एस 1, प्लस फाई 2 क्या है, ई एस 2, फाई 3 क्या है 0। अब यहाँ पर एक और चीज देखिए, जो S1 है ये जो है हमारा S2 के बराबर है, क्योंकि सेम है ये तो एरिया S1 और S2, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं S1 इक्वल टू S2, और इसको हम मान लेते हैं कि ये S के बराबर है। तो यहाँ पर जो है आप S1 और S2 की जगह S पुट कर सकते हैं, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का ES हो गया, और प्लस में फाई 3 था वो 0 था। अब यहाँ पर ये क्या आ गया, ये तो 0 हो गया, ये माइनस का, ये प्लस का है, तो फाई E हमारा क्या आ गया, 0 आ गया, यानी कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आ गया, 0 आ गया। क्यों आया, क्योंकि इनसाइड में तो कोई चार्ज था ही नहीं, तो उसके थ्रू हमने ये प्रूव किया कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लेते हैं तो वो 0 होगा। तो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ओवर द क्लोज्ड सिलेंड्रिकल सरफेस, क्योंकि यहाँ पर हमने क्लोज्ड सिलेंड्रिकल सरफेस लिया है जिसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, तो वो 0 होगा। तो ये भी वेरीफाई करता है हमारा गोल्स थ्योरम को। तो ये एक सिंपल सी वेरिफिकेशन थी। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।